Hello students and welcome back to Rank Quiz channel. मेरा नाम है दुर्गेश नंदनी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन हियर। आपके बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। डर लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं चल पा रहा कि बोर्ड के एग्जाम में कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तैयारी पूरी नहीं हो पा रही है कि कंपटीशन का पढ़े कि बोर्ड्स का पढ़े। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है बिकॉज इट्स योर क्लास 12th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, आप ये बोल सकते हो, और आखिरी एग्जाम स्कूल का ऑफ योर लाइफ। बट ये एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रिडिक्टेबल भी है। काफी इजी है। क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो स्कोर करना मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, इट इज वेरी इजी। अगर आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस पता हो कि किस प्रकार का पेपर एक्चुअली पूछा जाता है एग्जाम में, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और उनका फुल एनालिसिस। आज तक सारे पेपर्स को खंगाल के बच्चा कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत है जो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ हर चैप्टर्स का। और मैंने एनालिसिस किया है कुछ 10 साल के पेपर्स का, कहाँ से किस चैप्टर के किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वी गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन। पर उससे पहले सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। तो सिलेबस देखते हैं तो हमें पता है कि फिजिकल के 3 ही चैप्टर्स है जो 23 मार्क्स के आने वाले हैं। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स है टोटल 14 मार्क्स के, और सबसे ज्यादा वेटेज हमारी ऑर्गेनिक का है विच इज 33 मार्क्स। यहाँ पे जब भी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स से या तो बहुत प्यार होता है या बहुत डर लगता है। तो ये ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स आपके केवल अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, और बाकी आपका थ्योरी का पोर्शन आता है। तो थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नो मैटर फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, सबकी थ्योरी आपकी ऑन टिप्स ऑन पॉइंट्स होनी चाहिए। अब इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, सब कुछ आपको चाहिए। 95 प्लस मार्क्स भी चाहिए, तो स्टे ट्यून क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में बताने वाली हूँ बिग सरप्राइज बाय द रैंक क्विज टीम की आपको जस्ट इन अ 20 डे क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। वही लॉन्च करने के लिए 20 डेज में आपको सारा सिलेबस, वेदर इट्स योर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप पढ़ रहे हो 20 डेज में यू कैन प्रिपेयर विद अस। बट आज के सेशन की बात करते हैं उससे पहले, तो सबसे पहले बच्चा सॉल्यूशंस जो है आपका टोटल 7 मार्क्स का आएगा। ये चैप्टर में हेनरीज लॉ से हर साल सवाल आता है। कहाँ से आता है कि आपका जो KH है हेनरीज कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, सॉल्युबिलिटी पे, ये दोनों चीजें कैसे डिपेंडेंट है, हर साल सवाल आता है। उसके बाद जो आपका हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद राउल्स लॉ से सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही राउल्स लॉ में आपको मोल फ्रैक्शन इन दी गैसियस स्टेट वो भी निकालना आता है कि वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है, वो पूछ लेते हैं। साथ ही में आपको फिर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऑफ द राउल्स लॉ, यहाँ से सवाल आते हैं। सारी चीजें मैंने शॉर्ट में लिख दी है कि जी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी पूछ लेते हैं, डेल्टा एच पूछ लेते हैं, वेपर प्रेशर कब ज्यादा कब कम होगा, कहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप बनेगा, कहाँ पे मैक्सिमम बनेगा। ये ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता ही है। साथ ही में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इसी के साथ एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कर्व है एनसीईआरटी में, मेक श्योर वो कर्व्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद वैन टॉप फैक्टर कैलकुलेशन हर बार आते ही आता है यहाँ से एग्जाम। वैन टॉप फैक्टर की I इज इक्वल टू 1 जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, I 1 से ज्यादा होता है जब डिसोसिएशन है, 1 से कम होता है जब एसोसिएशन है। और एक ये फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। ये क्या है, इसके लिए डू अटेंड द सेशंस। ये सेशंस में डिस्कस मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन दिस 20 डे क्रैश कोर्स व्हिच वी आर लॉन्चिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 9 मार्क्स का आता है। इस चैप्टर में से आपको जो लास्ट के 2 पेजेस है जिसमें आपको प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज, बैटरी, सबके बारे में बताया हुआ, वहां से हर बार सवाल आते ही आते हैं, छोड़ के नहीं जाना।
तो वो आपकी थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जब डाइल्यूट करती हूँ, डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आपको ई सेल निकालना और ई वर्सेस एक्सटर्नल सेल आपको निकालना आना चाहिए कि कब आपका सेल गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, कब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, कब आपका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, ई नॉट की क्या वैल्यू पे वो स्पॉन्टेनियस है, कब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जब ई नॉट आपका पॉजिटिव है तब वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको जो सीरीज टेबल दे रखी है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद हाफ सेल और सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आपको आना चाहिए। कोलरॉच लॉ हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद आपकी कुछ मैंने फॉर्मूला शीट यहाँ पे दे दी है कि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल के बीच में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही में मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फैराडेज लॉ, यहाँ से क्वेश्चन आजकल आते ही आते कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी मुझे इतना एल्यूमिनियम निकालने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बीच में। हर बार यहाँ से सवाल आते ही आते, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मार्क्स का आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे फॉर्मूलाज बेहद इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन हर जगह से आता ही आता है। नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का ये आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चा रेट लॉ निकालना आपको आना चाहिए। कैसे, रिएक्शन देख के रेट लॉ कैसे निकलता है, तो रिएक्शन देख के रेट लॉ निकालना आना चाहिए। उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना आना चाहिए। रेट लॉ एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन आर डिफरेंट, पहले ही बता रही हूँ। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार का जो रेट लॉ होता है वहां से ऑर्डर निकालने पे क्वेश्चन आते हैं। टेबल दे देगा तो टेबल से आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि जब जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। उसके बाद जो के है, जो के की यूनिट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर के और टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और आपके जीरो ऑर्डर की ये सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ये है, उसके बाद इसका टी हाफ इससे निकालते हैं, और जो फर्स्ट लॉ का टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। उसके बाद देखिए इस प्रकार के सवाल आते हैं, टी हाफ निकालना है आपको, टी हाफ निकालने पे क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रूफ आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूछा जाता है, तो मैंने लिख ही दिया, बहुत बार पूछा गया है। T99% इज इक्वल टू 2T90%, प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ जब भी सीखने हैं यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। उसके बाद कर्व्स, इस चैप्टर में जो ग्राफ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आपको सारे ग्राफ बना के दिए, मेक श्योर यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिर आर्हीनस इक्वेशन विच इज, जिसका ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्वेश्चन और इसके ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं कि उसका स्लोप बताओ, उसका इंटरसेप्ट बताओ, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। और ये सारे कर्व्स मैंने बताए हैं जीरो ऑर्डर की, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जो कर्व्स है यू शुड डेफिनेटली नो। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे कर्व्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद आपको इस चैप्टर में बाकी क्या चीज आनी चाहिए, लॉग एंटी लॉग की कैलकुलेशंस, यस ये आती है एग्जाम में, मैं आपको विद प्रूफ पहले भी दिखा चुकी हूँ। हमने जब इसके चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे, मेक श्योर यू अटेंड दोस क्लासेस। अदरवाइज अभी जो 20 डे क्रैश कोर्स होगा उसमें थोड़ी लंबी क्लासेस चलने वाली है, बिकॉज आप खुद ही देख सकते हो कि आपका सिलेबस कितना ज्यादा डिमांडिंग है। डिमांडिंग है पर डुएबल है, आपको डरना नहीं इन चीजों से। मैं आपको आगाह कर रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए, टॉपर बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि मेरा 95 अबव मार्क्स आए, राइट। हम पास नहीं होना चाहते, हम बहुत अच्छे कलर से पास होना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से। तो आपको लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आना चाहिए, और साथ ही कैलकुलेशंस आपकी बहुत इंप्रूव्ड होनी चाहिए फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। इस सब की तैयारी once again starting with on rank plus from just tomorrow onwards, make sure you subscribe to the channel। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में बच्चा ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। ये देखो सबसे पहले जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम ट्रांजिशन मेटल्स हैं कि नहीं है, यही क्वेश्चन आ जाता है।
नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद ट्रेंड्स, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी चीजें कंट्रोल करते हैं, ऐसे ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट, सॉफ्ट मेटल्स, हार्ड मेटल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी ट्रांजिशन मेटल्स की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे डिपेंड करती है। उसके बाद बाकी के जो भी ट्रेंड्स है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, क्यों वो अलॉयज बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, कैटलिस्ट, और उनकी स्टेबिलिटी इन वाटर, उसका ऑर्डर क्या रहता है कि कौन सा आयन स्टेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपको दो स्पीशीज दे देगा, एक Fe+3, एक Fe+2, बोलेगा इसमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पे सवाल आते हैं। फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स की वो मॉलिब्डेनम की बहुत सारी ऑक्साइड्स दे देगा, मॉलिब्डेनम या मैंगनीज, राइट। तो हमें पता है कि जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद Cu2+ एक बहुत पॉपुलर बच्चा क्वेश्चन है, इसकी स्टेबिलिटी पूछ लेता है कि Cu2+ Cu+ से क्यों ज्यादा स्टेबल है, और नेक्स्ट आता है कि इसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से सवाल आ जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस मेटल की स्टेबल है आपके डी ब्लॉक्स में। एफ ब्लॉक की बात करूं तो कुछ चुनिंदा टॉपिक है, बस 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं, एक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कि लैंथेनॉइड्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो फिर आपका लैंथेनॉइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, एक ही क्वेश्चन आता है। और एक्टिनॉइड्स इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है डीएनएफ ब्लॉक से। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो बच्चा कोऑर्डिनेशन में वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आते ही आता है। वो आपको आयन दे देगा बना के, वो बोलेगा कि इसमें मेरे 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे, तो मुझे बताओ कि मेरा कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का। तो ये वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आपके मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पे, IUPAC नेम्स लिखने पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर चिलेशन और स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। लीगेंड आपका कैसा है, आपका पॉजिटिव लीगेंड है, नेगेटिव है, बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें से कौन सा लीगेंड है और कौन सा नहीं है, ये भी आ जाता है। फिर आइसोमेरिज्म, दोनों स्ट्रक्चरल स्टीरियो, हर बार आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर, पक्का पक्का आएगा। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालने पे क्वेश्चंस हैं। वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स कि कौन से वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स है, मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से याद करवाती हूँ। सो मेक श्योर यू अटेंड दोस क्लासेस। जब होगा आपको टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट हो जाएगा, द एग्जैक्ट टाइम टेबल, बट येस द क्लासेस आर स्टार्टिंग। उसके बाद इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। उसके बाद डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में किस प्रकार का आपका अरेंजमेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इज हायर देन द पेयरिंग, तो वहां पे पेयरिंग नहीं होती, और यहाँ पे वीक फील्ड में पहले पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो क्या होता है, यहाँ पे आपकी पेयरिंग नहीं होती और यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। उसके बाद आगे चलते हैं हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से बहुत जगह से सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेता है कि कौन सा अलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा विनाइलिक हलाइड है, बहुत आता है। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आता है। IUPAC नेमिंग पे क्वेश्चंस बनते ही बनते ऑर्गेनिक में। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ योर हेलोबेंजीन्स, ऑर्थो, पैरा, मेटा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हमेशा क्वेश्चन आता है। SN1 SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कुछ रिएक्शंस मैंने मेंशन करी है जो हर बार पूछी जाती है। एल्कीन प्लस HBr नॉर्मल, या फिर एल्कीन प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या रिएक्शन देगी। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर Br2 डालूंगी तो क्या रिएक्शन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो वाटर, अगर जैसे उसमें वाटर डालोगे वैसे ही क्या करेगा, वो वाटर एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन बना देगा, इसीलिए एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। फिर कायरालिटी पे क्वेश्चंस आता है कि कौन सा कायरल कार्बन है, आइडेंटिफाई करो। इनैंशियमर्स क्या होते हैं,
रैसिमाइजेशन कब होता है, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कन्वर्जन। मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो, मैं नीचे लिंक करने वाली हूँ, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने सारे एनसीईआरटी के कन्वर्जन्स करवाए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर एज अ लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद नीचे है हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स में बच्चा NO2 लगा दूंगी तो कैसे आपका रिएक्टिविटी अफेक्ट होता है, NO2 किस पोजीशन पे आना चाहिए। फिर CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं वो उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि NO2 हो गया, आपका CN हो गया, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स है और उनके रिएक्शंस। फिर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, वेरी पॉपुलर। नेम रिएक्शन में इस चैप्टर में 3 ही है, स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन एंड वुड्स रिएक्शन, यहीं से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हैलोजिनेशन रिएक्शंस प्लस HNU, जो मैंने बताया कि जब लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तब कितने प्रकार के आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बनते हैं। तो कितने मोनोक्लोराइड्स बनेंगे मुझे बताओ, 1 2 3। एक कंपाउंड दे दिया मैंने पेंटेन, अब मैंने बोला पेंटेन में कितने मोनोक्लोराइड्स बनने की पॉसिबिलिटी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर में पूछा जाता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 9 मार्क्स का आता है, वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चा आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसका स्ट्रक्चर बता दो, इसके रिएक्शंस बता दो। उसके बाद प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बता दो, पेप्टाइड लिंकेज, ग्लोब्यूलर है, फाइब्रस है। उसके बाद स्ट्रक्चर बता दो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, ये सारी चीजें। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, इनके स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि आपको पता होने चाहिए कि कौन से RNA में न्यूक्लिक एसिड यूज होते हैं, कौन से DNA में यूज होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चंस। फिर पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है, ये क्वेश्चन आता है। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, किस प्रकार की है। एनोमर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बताओ, कौन सा डीनेचर नहीं होता, कौन सा हो जाता है। अमीनो एसिड से काफी क्वेश्चन आते हैं, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये सारे अमीनो एसिड से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ तक हमारा बायोमोलिक्यूल्स हुआ। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री है मैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंक्लूड करती हूँ, जो आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमीन्स एंड योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये तीनों चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है मैंने आपको यहाँ लिख दिया। ये तीनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। IUPAC नेमिंग आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है ऑर्गेनिक से, नेम रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे, रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए, काफी रिएजेंट्स है। तो हम जब एक एक करके चैप्टर करने वाले हैं, उन चैप्टर्स में मैं पहले आपको थ्योरी करवाऊंगी, फिर जो भी मोस्ट रिपीटेड PYQs है उसी दिन हम करेंगे, हम उसी प्रकार से तैयारी करेंगे जिस प्रकार से पेपर आपका बनता है। तो पेपर के प्रकार की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कल आपका फर्स्ट सेशन होगा रिलेटेड टू दैट, राइट। एंड मेक श्योर उससे पहले आपने ऑर्गेनिक के सारे कन्वर्जन्स देख लिए हैं, वीडियो हैज ऑलरेडी बीन मेड, मेक श्योर यू अटेंड दैट वीडियो। वो आपके सारे NCERT में जितने भी कन्वर्जन्स हैं आज तक, एवरी कन्वर्जन इज गिवन ओवर देयर। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, एसिडिक, बेसिक, स्ट्रेंथ, ये बेसिक ऑर्डर आपको बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, एक्वस फेज, ऐसे क्वेश्चंस बच्चा बनते ही बनते। सो दिस इज द एंटायर, मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए। तो यहाँ से पेपर आपका आता है और ये भी मान लीजिए कि हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। तो आपको मैंने चैप्टर वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है कि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ोगे तो उतने मार्क्स पूरे के पूरे भूल जाइए। और एक और बहुत अच्छी बात है आपके पेपर में, वो ये है कि आपके पेपर में वो क्या करता है, एक चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ देता है, वो कभी भी 2 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन नहीं बनाता। अगर वो एक क्वेश्चन बनाएगा, जैसे 21st क्वेश्चन है, उसमें पार्ट्स हो सकते हैं, 3-4 पार्ट्स हो सकते हैं, बट वो सारे पार्ट्स एक ही चैप्टर से होते हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन भी समझ आ गया ना, तो आप समझ जाइए कि वो उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, कभी वो 2 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चंस फॉर्म करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए बढ़िया बात है कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे।
ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप कि आपके लिए लिस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। एंड योर सेशंस आर स्टार्टिंग द 20-day क्रैश कोर्स सीरीज। 20 दिन में हम सारा केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, इट इज़ इंक्लूडिंग बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सारी टीचर्स बच्चा आपको आपकी ऐसे तैयारी करवाने वाले हैं जिस प्रकार से पेपर बनता है उसी प्रकार से तैयारी होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि पेपर वहीं से आएगा। दैट इज फॉर श्योर। जो टीचर पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, दे ऑलरेडी नो कि पेपर कहाँ से आता है। और अगर आप कहीं से केमिस्ट्री पढ़ ली और क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब टीचर ने आपको उस प्रकार से नहीं पढ़ाया बच्चा जिस प्रकार से पेपर बनता है। क्योंकि पेपर प्रेडिक्ट करना इज वेरी इजी, क्योंकि आपके पास 10-15 साल के PYQs हैं और 15 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए जो डेफिनेटली वी आर हियर विद द पेपर प्रेडिक्टर्स, जो हम करने वाले हैं कल से स्टार्ट। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन क्लास। बाय बाय।